गुड आफ्टरनून क्लास। क्वालिटी में आर्टिकल 15 कल पढ़ाए थे। आर्टिकल 15 में क्या लिखा होगा? अरे भाई आर्टिकल 15 में लिखी हुई है सीधी सीधी बात। ये लिख दिया हमने आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। समझ में आ रहा? अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 है नहीं। फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक कुछ भी करो भैया, तुमको जुबान पे रटने ही है, कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हर एग्जाम में फेवरेट है। क्योंकि फेवरेट किस लिए है? ये मौलिक अधिकार में। किसमें है ये? मौलिक अधिकार में। बार बार रिपीट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP समझ में आ रहा है? इनको तुमको कैसे भी करके भैया रटना ही है। आर्टिकल नंबर 15 रटाने का काम किसका है? हमारा है। अगर मास्टर तुमको रटा ना पाए, समझा ना पाए, तो वो मास्टर किसी काम का है? होता किसी काम का नहीं है। आर्टिकल 15 में जाति लिंग जन्म स्थान। अरे भैया सिंपल अगर पढ़ोगे तुमको समझ में नहीं आएगा। इधर तो जाति तुमको कुछ समझ में आएगा, जाति नहीं समझ में आएगा। जाति को समझाना पड़ेगा। जाति मतलब क्या है? ब्राह्मण है। हिंदू में 4 जातियां होती। हिंदू में 4 जातियां होती नहीं होती? सबसे प्रथम पे कौन होता है? ब्राह्मण। दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। कहा है कि तुम अपने मन में ये जो कैटेगरी है जाति की, ये कैटेगरी तुम अपने मन में रखो। देश की कोई जाति नहीं है। देश किसी ब्राह्मण को नहीं जानता, वो किसी क्षत्रिय को नहीं जानता, किसी वैश्य को, शूद्र को नहीं जानता। वो सिर्फ किसको जानता है? मनुष्य को जानता है। देश सिर्फ मानव को जानता है। देश किसी जाति को नहीं जानता है। समझ में आ रहा है? जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा कौन? राज्य। राज्य मतलब पॉलिटी में क्या है? भारत। अरे तुमको एम लक्ष्मीकांत में राज्य मिले तो राज्य का मतलब ये ना समझ लेना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। राज्य का मतलब क्या है? भारत। समझ में आए? भारत क्या नहीं करेगा? अरे जाति के नाम पे क्या मतलब? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कोई स्पेशल राइट नहीं देगा, कोई उसको स्पेशलिटी नहीं देगा कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम किसी को मार के चले आओ, तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है। सबके लिए सजा समान है। किसी को अधिक वरीयता नहीं है संविधान में। यही तो स्टेटमेंट कह रहा है। जाति लिंग का क्या मतलब होता है? पुरुष महिला दोनों भारत के लिए समान है। ये नहीं है कि पुरुष को ज्यादा वरीयता देंगे। अरे भाई पुरुष है, अब पुरुष जो फॉर्म भरेगा तो पुरुष को हम सिलेक्शन दे देंगे, महिला को नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहीं पे एक खचरा कर दिया इसी आर्टिकल में। महिला को सीट रिजर्व होती, महिलाओं की नहीं होती। महिला की सीट रिजर्व होती नहीं होती? बताओ, तुम्हारे वहां इलेक्शन होते तो सुना होगा कि महिला की सीट है, महिला सीट है, पुरुष नहीं खड़ा हो सकता। होता नहीं होता? महिलाओं को आरक्षण मिलता है सीट में। कौन कौन सी सीटें आरक्षण में मिलती? एक तो राजनीतिक सीट और दूसरी शैक्षणिक सीट। अरे शिक्षा के संस्था में भी इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखो, जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा राज्य। तो बताओ भेदभाव कर रहा है नहीं कर रहा है? दिखने में लग रहा है भेदभाव नहीं लग रहा है। अरे भैया इधर जाति बोला है, देखो इस जाति को, ये जो नीचे की जाति है, ये नीचे की 2 जाति, वैश्य में कौन आता है? OBC। शूद्र में कौन आता है? SC ST। इन तीनों लोगों को आरक्षण है नहीं है? बताओ, है आरक्षण नहीं है? तो बताओ भेदभाव है नहीं? ये अपवाद है, पूछा जाता है एग्जाम में। अपवाद है या नहीं है? अपवाद याद रहेगा। एक तरफ कह रहा है संविधान की जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे। जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन भेदभाव देखने को मिलता है नहीं मिलता? जो भेदभाव देखने को मिला है कि इसी को आर्टिकल 15 का अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद मतलब क्या है? गलती है। संविधान भी कह रहा हाँ ये गलत है, लेकिन गलत भी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है? बताओ, गलत भी क्या है? चल रहा है नहीं चल रहा है? अरे सब अपने अपने हित के लिए भैया। वो समझते हैं अगर
अभी इतने सालों से आरक्षण चल रहा है। कहीं ना कहीं देखो आरक्षण सही भी है, कहीं ना कहीं आरक्षण सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। जब देश आजाद हुआ था तो इनको, इन तीनों लोगों को आरक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों लोग तबके में क्या थे, ऊंचे थे। इनके पास खूब जमीन थी, खूब पैसा था। जिसके पास पैसा है जिंदगी में उसके पास विकल्प की बताओ कमी है, ऑप्शन की उसके पास कमी है, खूब ऑप्शन है उसके पास। भैया तुम्हारे पास पैसा है, तुम धैर्य कोचिंग में पढ़ो, विजन में पढ़ो, है ना, कहीं भी तैयारी करो। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या जा पाएगा वहां तक? नहीं जा पाएगा। उस समय तो इनको आरक्षण देना सही था, लेकिन आज जो है इसी ओबीसी में, एससी एसटी में कई सारे आईएएस अधिकारी हैं, कई सारे आईएएस अधिकारी हैं नहीं, कईयों के पिताजी क्या है, डॉक्टर हैं, सर्जन है, एम्स में डॉक्टर है। एक एक दिन की उनकी सैलरी, एक एक दिन की आमदनी उनकी 10-10 लाख रुपए है नहीं है, बताओ। इसमें ऐसे भी ब्राह्मण है, ऐसे भी ब्राह्मण है, आज ऐसे भी ब्राह्मण है जिनको एक टाइम, मतलब एक दिन में कैसे खाना है उनको नहीं पता है। एक दिन में उनको कल खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, कल भूखे ही सोना पड़ेगा, शायद 2 दिन ना खाए और भूख के मारे मर जाए, ऐसे भी ब्राह्मण हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे बन गए हैं। पहले ये कैसे थे? ये खूब रिच थे नहीं थे? जब देश आजाद हुआ था तो इनको आरक्षण देना सही था, लेकिन आज क्या कर देना चाहिए? आज सभी को आरक्षण देना चाहिए। जो गरीब है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। अरे भैया ब्राह्मण क्षत्रिय क्या सोना खाता है मिला के खाने में? खाने में को वो क्या सोने की भस्म खाता है क्या कि वो टॉप मार देगा? और वैश्य और शूद्र टॉप नहीं मार पाएगा। अरे भैया दाल चावल रोटी सब्जी तुम भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तुम भी लेते हो, हम भी वही लेते है ना। तो फिर बताओ ये पार्शियलिटी होनी चाहिए? आज क्या कर देना चाहिए? जब देश आजाद हुआ था हम मानते ठीक है, लेकिन आज कैसी लाइन खींचनी चाहिए? सीधी लाइन। फिर भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया। 10% वीकर सेक्शन को, जो वीकर सेक्शन है जर्नल में, जो वीकर सेक्शन है, गरीब है, उसको 10% आरक्षण मिल रहा है। 10% भैया वीकर सेक्शन वाला कार्ड बनवा लो, 10% की छूट आराम से मिलेगी। लेकिन ये 10% जो वीकर सेक्शन का कार्ड बनता है, इसमें तुम्हारे तलवे घिस जाएंगे एक एक डॉक्यूमेंट जुटाने में, तब भी इतनी जल्दी नहीं बन पाता। सरकारी विभाग का काम तो समझते हो, लेकिन यहाँ पे अगर तुम एससी हो, एसटी हो, और जैसे ही तुम पैदा हुए जमीन पे तुम्हारा पैर आया तैसे ही छप गया क्या? आरक्षण। तुमको सब में आरक्षण मिलेगा, पढ़ने जाओगे आरक्षण, जॉब में फॉर्म भरोगे आरक्षण, है ना। चाहे पिताजी तुम्हारे अरे सुपरिटेंडेंट हो, सुपरिटेंडेंट समझते हो, एसपी हो, तब भी तुमको आरक्षण उतना ही मिलेगा जितना एक गरीब इंसान को मिलता है, वो बराबर तुमको मिलेगा। टीना डाबी के जो पिताजी और माताजी हैं सिविल सर्विस में, वो सिविल सर्वेंट हैं, वो अधिकारी हैं ऊंचे रैंक पे, तो क्या उसको आरक्षण नहीं मिला? उसको उतना ही आरक्षण मिला जितना एक एससी एसटी गरीब को मिलता है। एक भी नंबर उसका काटा नहीं गया कि 1-2 आरक्षण उसके नंबर काट लिए गए। ये क्या है? अपवाद है। आर्टिकल नंबर समझ में आया? आर्टिकल नंबर 15 जन्म स्थान। जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। मान लो हम यूपी के हैं, कोई एमपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, तो ये नहीं होगा यूपी एमपी वाले, अगर ये एमपी वाला यूपी में आ जाए तो इसको सब लाठी लेके रख डालें, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो यही तो आर्टिकल कह रहा है, जाति लिंग जन्म स्थान के नाम पे भारत भेदभाव नहीं करेगा। याद रहेगा आर्टिकल में सर। आर्टिकल नंबर 16 डालो। अब बात समझ में आ गए? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 लिखो। अवसर में समानता। ये आर्टिकल अवसर में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता को सुनिश्चित कराता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अवसर का मतलब है यहाँ पे जॉब। देखो लिखे दे रहे, सभी नागरिकों को अवसर मतलब जॉब। समझ में आ रहा है? अवसर
की समानता को सुनिश्चित कराता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लाइन समझ में आ रही? सभी नागरिकों को, भारत में जितने भी नागरिक हैं 140 करोड़, जितनी भी 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, सभी नागरिकों को जॉब समझते हो, नौकरी, अवसर की समानता होगी। पुलिस का अगर फॉर्म निकला है, पुलिस का फॉर्म निकला है, मान लो एग्जांपल, पुलिस का फॉर्म निकला है, तो सभी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा होता है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक जाति का फॉर्म भरेगा और दूसरी जाति का फॉर्म नहीं भरेगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। सभी को अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16, सरकारी जॉब जिसके लिए तुम लोग यहाँ आए हो, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 16। समझ में आया नहीं है? आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। कोई दिक्कत यहां तक? आर्टिकल नंबर 17 डन। ये एकदम सिंपल है। अरे इसमें भी लिख लेना, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को अवसर की समानता होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा? जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे। समझ में आया? रब कर दे। अवसर की समानता किसमें? आर्टिकल नंबर 16। अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16। फिर से रिपीट करें। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 अगर फंडामेंटल राइट पे आए, अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो मौलिक अधिकार को छीनता है, जो तुम्हारे मौलिक अधिकार को छीनता हो, तो वो कानून अपने आप क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 कहता है ये। आर्टिकल नंबर 14 कानून के समक्ष समता का अधिकार। कानून समझते हो? विधि निर्माण करने वाला, विधि में बैठने वाला, विधि निर्माण करने वाले के सामने सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। कानून के सामने समानता को कौन सा आर्टिकल दर्शाता? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 अवसर की समानता, सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 17 फटाफट डालो। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी, के विरुद्ध अधिकार। समझ में आया? अनटचेबिलिटी समझते हो? हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। हिंदी में लिख लोगे? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 17। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। समझना, ये राज्य कहता है भैया तुम अपने मन में रखो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। लेकिन मान लो ये चार जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझना, शूद्र को क्या कहा गया है? अरे ये थोड़े नीचे तबके में है और बहुत साल पहले अगर ये इसको छू लेता था, ब्राह्मण को अगर छू ले, ये शूद्र अगर ब्राह्मण को छू ले तो उसको क्या माना जाता था? वो पाक नहीं रह गया, वो नापाक हो गया, गंगा जल से धुलाया जाएगा। अगर इसको छू लिया किसी ने, अरे मान लो भैया किसी का व्यवहार है, दोस्ती है, बच्चों में दोस्ती है, वो शूद्र का बच्चा है और एक ब्राह्मण का बच्चा है, और उन्होंने ऐसे पिताजी ने देख लिया, गले में हाथ डाल के दोनों स्कूल जा रहे हैं,
और उसको घसीट के लाएंगे, घसीट के फिर उसको किससे नहलाएंगे, इतने जाड़े में गंगा जल से नहलाएंगे। समझ में आ रहा है? बताओ ये गलत है नहीं? वो भी तो इंसान है, उनके अंदर क्या ब्लड व्हाइट कलर का होता है, उनके अंदर तो ब्लड रेड कलर का होता है। अगर दिमाग लगाओ, अगर ध्यान देना, हिस्ट्री तुमने हमसे पढ़ी है तो बताओ आर्यंस विदेशी है या अनार्य विदेशी? आर्य विदेशी है या अनार्य विदेशी? आर्य विदेशी है नहीं है। और आर्य कौन है? और वो तो उन्हीं का देश है, वो तो सच में उनका देश है। जिस देश से उनको अलग किया जा रहा है वो तो सच में उन्हीं का देश है। जिस देश में उनको नीचा दिखाया जा रहा है वो तो देश उन्हीं का है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और विदेशी कौन है? जो यहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, वही असलियत में क्या है? विदेशी। अरे अंग्रेज भी तो विदेशी थे। अरे इस तरह तो हम भी विदेशी हुए नहीं हुए। देश तो उन्हीं का है जिनको तुम नीचा दिखा रहे हो। देश तो इन्हीं लोगों का है। यही तो थे अनार्य। अनार्य तो यहाँ पे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग बच गए थे उन्हीं को क्या बोला गया था? अनार्य। समझ में आया? ये जितने लोग तुमको गोरे चिकने दिखते हैं, ये सब कहां से आए हैं? उधर जहाँ जाड़ा पड़ता है वो उधर से भाग के आए हैं। समझ में आ रहा? वो कौन है? ये समझ लो, नहीं तो इस पे ज्यादा नहीं कहने वाला, विवाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, दुनिया में जिसकी वर्चस्व ज्यादा होती, पूरी दुनिया में, तुम मरखा बन जाओ, थोड़ा मारपीट करने लगो, तो धीरे धीरे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहुत वर्चस्वता हो जाएगी। और तुम घर पहुंचोगे तुरंत, भैया आ गए, तुरंत लगाओ खाना वाना लगाओ। फिर गांव में थोड़ा आतंक मचा दो तुम्हारी गांव में, लोग तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ देंगे। ऐसा होता नहीं होता? और ये दोनों कौन थे? मरखा थे। मरखा थे नहीं थे? घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, तलवार जब ऋग्वेद काल में जो युद्ध हुए वो लोहे की तलवार, वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो तांबे की तलवार थी। क्योंकि लोहा तो उत्तर वैदिक काल में आया है, लोहा तो ऋग्वेदिक काल में आया ही नहीं। लचीला तांबा अगर किसी के गर्दन पे मार दो, अरे पता ही नहीं चलेगा कब गर्दन कट गई। समझ में आ रहा है? और जो अनार्य लड़ किससे रहे? कच्चे ईटा लेके खड़े हैं और बेलना लेके खड़े हैं। और बताओ, एक तरफ तलवार है और स्पीड में भागने वाले घोड़े हैं, और वो ईटा गुम्मा लेके कहाँ बैठे? हाथी पे बैठे हैं। और तांबे की तलवार है। बाजीराव मस्तानी में जो है बाजीराव प्रथम, उसकी तलवार देखिए, वो लचीली होती। अरे भैया, लचीली ब्लेड होती। ब्लेड किसी के गले पे मार दोगे तुरंत शॉर्ट से कट जाएगा। और किसी कोई मोटी चीज यहाँ पे मारोगे, डस्टर यहाँ पे मार दे, गला कट जाएगा क्या? लेकिन अगर यही डस्टर धारदार हो, बहुत धारदार, पतला हो, तो बताओ गर्दन कट जाएगी नहीं कट जाएगी? तो देखो क्या लेके आए, सब बहुत जुगाड़ी थे। तांबे की तलवार लेके आए। तांबे की तलवार किसको उड़ा दिया? इनको उड़ा दिया। वर्चस्व किसका? अपना वर्चस्व बना लिया। और वर्चस्व बनाने के बाद अपने आप को आर्य कहा। और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ और योग्य। और श्रेष्ठ, योग्य और अपने आप को बहुत, मतलब इतना श्रेष्ठ बताया कि अगर ये छू जाए, ये दोनों अगर इनके इर्द गिर्द, इतना, हम तुमको 1000 साल पहले की अगर बात बताएं तो ये शूद्र क्या करते थे? ये जो शूद्र होते थे, ये वास्तविक बात है भाई, ये कोई हवाबाजी नहीं। इनको ये जो पत्ते होते थे, पत्ते किसके? बांस के पत्ते, या फिर वो झाड़ी होती थी, अरे वो जो उसके नहीं, अरे कई सारे पत्ते होते थे। समझ में आ रहा? बांस के बेचारे पत्ते बांध के ऐसे गर्दन में पत्ते बांधते थे। क्योंकि इनके जो फुट हैं, इनके जो पैर के निशान हैं, ये जब ये चलते थे और इनके पैर के निशान बन गए, और मान लो उस पैर के निशान पे इस ब्राह्मण ने पैर आके रख दिया, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा? अरे पाख ही नहीं रह गया। फिर उसको बुलाया जाएगा, भैया ये किसके, ये हौले हौले कौन चल के गया इधर से? पता चला ये भैया ये फलाने हैं, ये चल के गए। उनको बुलाया जाए, उसके बाद सजा कौन देगा? क्षत्रिय सजा देता था। तुमको पूरी जिंदगी के लिए कालावास। अल्लाह, तुम्हारे पैर पे पैर पड़ गया तो पूरी जिंदगी की, गलत है नहीं। एक दिन भैया गलती का एक दिन अंत होता ही। और अंत कब हुआ है? ये अंत कराने वाले अंग्रेज हैं। ये अंत कराने वाले अंग्रेज हैं, इसको बढ़ावा देने वाले मुस्लिम थे। और जब मुस्लिम राज था तो ये और ज्यादा पीक पे जाने लगा था। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों का दिमाग अच्छा, ये मामले में अंग्रेज बहुत सर्वश्रेष्ठ है। वो कभी जातिवादी को नहीं मानते, और वो सब ईसाई होते, सब एक दूसरे में बहुत हिले मिले होते है ना। वो जातिवादी, ये सब दास प्रथा, पर्दा प्रथा है, सब बेकार मानते। और उनकी शादी वादी छटपट शादी होती, इधर लेके गए चर्च में लेके गए, खड़े हुए, शादी हो गई, चलो जाओ। और अब हिंदू समाज में अब तो जल्दी शादी होने लगी, नहीं तो 1 महीने तक तो शादी होती थी।
आज हल्दी है, कल है मुंडन है, कल ये है वो, 1 महीने तक, और पता चला 1 महीना निकल गया, लड़की जल फूक गई तो लेके चले आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अरे ये लोग मतलब अंग्रेज भी या कुछ भी ये गलत हो, लेकिन यहाँ से जो भेदभाव का मामला है ये हटाने वाला कौन है? अंग्रेजी भेदभाव को हटाने वाले। ये समझ में आया? अस्पृश्यता का अनटचबिलिटी समझ में आई? अगर शूद्र ब्राह्मण के छू गया, क्षत्रिय के छू गया तो क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। ये सिस्टम कौन सा आर्टिकल हटाता है? आर्टिकल 17। अगर शूद्र कहीं शूद्र बैठा है, अरे मान लो स्कूल में सब एक ही सीट पे बैठते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बेचारे जाते थे नीचे बैठते थे, सबसे पीछे बिठाया जाता था उनको। उनके साथ बहुत गलत हुआ। अरे उनकी कहानी पढ़ लोगे तो रो दोगे, इतनी ज्यादा खतरनाक कहानी। इसीलिए उन्होंने देश का साथ ना देके अपनी जाति का साथ दिया था, क्योंकि भैया वो इतना ज्यादा झेल चुके थे, वो भी अपनी जगह पे सही थे, है ना? बहुत ज्यादा अन्याय था उन लोगों में, बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे थे उन लोगों के साथ, तो ये भी करना जरूरी था एक समय पे। तो बताओ आज अगर कर दिया जाए, आज मान लो तुम हमको छू लो, कोई आके हमको छू ले और हम उसके 2-3 तमाचे मार दे, सर हमको छू लिया, नापाक कर दिया, तो फिर हमको क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। सीट पे तुम लोग साथ में बैठे हो, है ना? साथ में बैठे हो, कोई जर्नल है, कोई SC ST का है ना? इसमें अगर कोई टीचर मान लो हम कह दे नहीं भैया जर्नल वाले सब पीछे बैठेंगे दूरी बना के, और SC ST वाले क्या बैठेंगे? आगे बैठेंगे, शूद्र आगे बैठेंगे, तो हम उस मास्टर को क्या होगा? सजा होगी सीधे। कौन सा आर्टिकल लगेगा उस पे? आर्टिकल नंबर 17। गलत है, बात नहीं है, गलती का अंत तो एक दिन होता ही। आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 गलत। बस ये छोटे आर्टिकल हैं, कोई भी एग्जाम होगा सीधे बस ये आर्टिकल घुमा फिरा के पूछ लेगा, बस 17। जब इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा तो क्या पढ़ा दें? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 गलत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उपाधि होती थी, राजा की उपाधि, सम्राट की उपाधि, ऐसे होती थी। अरे जिसको राजा की उपाधि मिलती थी फिर उसको वैसी सजा नहीं मिलती थी जो आम आदमी को सजा मिलती थी। उपाधि समझते हो नहीं समझते हो? राजा, सम्राट, समझ में आ रहा है? उपाधि धारण कर लेते थे। ये मान लो राजा की, अंग्रेज जो होते थे उपाधि दे देते थे, अंग्रेज भी उपाधि देते थे। राजा की जिसको उपाधि दे देते थे उसको वो सजा नहीं दी जाती थी जो एक आम नागरिक को सजा होती थी। सम्राट को पेंशन दी जाती थी क्योंकि उसको उपाधि किसकी है? सम्राट की उपाधि। समझ में आ रहा है? जब देश आजाद हुआ तो आर्टिकल 18 में कहा गया कि कोई किसी उपाधि कोई नहीं, सब लोग हैं, सब क्या है? जनता है। सब क्या है? जनता है। कोई उपाधि नहीं ले सकता। तुम ये नहीं कह सकते हो, हम अपने मन में कहो राजा हैं, फलाने ये हैं वो हैं, लेकिन तुम एक स्वाभाविक ढंग से, अरे मतलब एक अच्छे पटल पे ये नहीं कह सकते हो हम ये उपाधि लेके रखे। कौन सा आर्टिकल मना करता है? आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। लिखो, उपाधियों का अंत करता है। कौन सा? अनुच्छेद 18। कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन बताओ पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, PhD, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, ये भी तो सब उपाधि है। ये भी तो सब उपाधि है जो आजकल चलती है। बताओ आजकल नहीं चलती? PhD कोई कर लेता उसको PhD वाला नहीं कहते, उपाधि देते नहीं देते। परमवीर चक्र मिलता है नहीं मिलता है? बताओ उपाधि है नहीं है? पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे करके पुरस्कार मिलते, उपाधि दी जाती। ये 1954 में लागू की गई, ध्यान रखना। 1954 में लागू की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अरे भगवान तूने पहले तो कहा है आर्टिकल 18 में उपाधियों का, अब क्यों दे रहे हो भाई उपाधि? तो फिर लोकसभा ने, पूरी संसद ने बताया उपाधि नहीं, ये तो एक सम्मान है। ये क्या है? एक सम्मान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जो पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, PhD, अरे शिक्षा में PhD, गायकी में पद्मश्री, पद्म भूषण, एक्टर जो होते हैं वो सब ऐसे करके पुरस्कार पाते हैं, उपाधि पा जाते हैं कि हम और एक होता नोबेल पुरस्कार,
ये नोबेल पुरस्कार वगैरह कोई उपाधि नहीं है, ये क्या है, एक सम्मान है, ये एक सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुमने आर्टिकल 18 में तो क्या कर दिया, उपाधियों का अंत कर दिया। फिर ये कौन सी उपाधि चालू कर दी, 1954 में ये चालू हो गई थी, कौन सी, पीएचडी, शिक्षा में पीएचडी, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे करके सारी होती, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। बताओ ये उपाधि है या सम्मान है, ये सम्मान है, ये उपाधि नहीं। उपाधियों का अंत कब कर दिया गया, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब फिर ध्यान से सुनना, अगर कोई विदेश में तुम काम कर रहे हो, मान लो तुम विदेश में डॉक्टर, समझ में आया, और डॉक्टरी में तुम ऐसा कोई ऑपरेशन कर देते हो, मान लो कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट कर दो अमेरिका में यहाँ के डॉक्टर सब अमेरिका भाग जाते हैं, जो एम्स से पढ़ते वो किधर शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका में। रीजन क्या है, पहला रीजन है सैलरी, पहला रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन अच्छी सैलरी। यहाँ पे डॉक्टर मान लो बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है तो कितनी सैलरी पाएगा, लाख 1.5 लाख रुपए। और अमेरिका में नॉर्मल डॉक्टर जो यहाँ से जाता है, जो इंजेक्शन भर के सिर्फ लगाता है, इंजेक्शन भर के लगाता है, एम्स से निकला हुआ, उसकी सैलरी 25 लाख रुपए। अब बताओ तुम 1 लाख पे काम करोगे कि 25 लाख पे काम करोगे। अगर अमेरिका से तुमको कॉल आ जाए कि अरे मिस्टर तुमको यहाँ अमेरिका में बुलाया जा रहा है डॉक्टरी के लिए, अमेरिका के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरी ना करके रिसर्च करते, जंगलों में रिसर्च करते, देखो कितने होशियार हैं, और अपने वहां के कितने बेवकूफ हैं। अरे हम कहते हैं 1 लाख रुपए मिल रहा है, 1 लाख रुपए में क्या तुम चल नहीं पाओगे। जिसके पास 6,000 रुपए महीने मिलते हैं वो क्या मर जाता है, वो क्या मर जाता है। अब आर्थिक व्यवस्था उस हिसाब की नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही, जिस हिसाब से आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी उसी हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। अगर किसी की ज्यादा सैलरी कर दी जाए और आर्थिक व्यवस्था फिर क्या हो जाएगी, चरमरा जाएगी। धीरे धीरे ग्रेड बढ़ता है, समझ में आ रहा है। एक समय आ जाएगा जब भारत में भी डॉक्टरों को कितनी सैलरी मिलेगी, 25 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन भैया वेट तो करो, इंतजार तो करना चाहिए। सीधे क्या करते हैं, एमबीबीएस हो गया, इंटर्नशिप कर ली, यहाँ से एम्स में इंटर्नशिप कर ली, एमबीबीएस कंप्लीट है, एमडी वगैरह कर लिए, एमएस कर लिया, और सीधे ख्वाब कहाँ के देखते हैं, अमेरिका के। अमेरिका वाले बहुत होशियार हैं, वो अपने डॉक्टर को क्या करते हैं, रिसर्च पे रखते हैं। वहां के डॉक्टर रिसर्च करते हैं। रिसर्च अगर कर लिया, एक भी रिसर्च अगर कर लिया अमेरिका ने, तो पेटेंट किसका रहेगा, अमेरिका का रहेगा, नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में नाम किसका चलेगा, अमेरिका का। और बच्चों की वहां सुई कौन लगाता है, भारत के डॉक्टर। वहां 25% भारत के डॉक्टर वहां पे डॉक्टरी करते हैं। तो वो सब भर के ऐसे लिटा दो, क्या दो, रोए ना 90 डिग्री पे भोंक दिए सुई। समझ में आ रहा है। यहाँ के डॉक्टर वहां, यहाँ के इंजीनियर वहां काम करते हैं। वहां के जो इंजीनियर हैं वो किस पे रहते हैं, रिसर्च पे रहते हैं। सोचो वहां पे जनसंख्या तो बहुत कम है, डॉक्टर अगर वहां पे सब डॉक्टरी करने लगेंगे तो रिसर्च कौन करने जाएगा। इसीलिए सारे डॉक्टर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और यहाँ के डॉक्टर क्या करते हैं, भर भर के सुई लगाते हैं। समझ में आया। अगर कोई डॉक्टर उपाधि पा जाए, ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया, भारत के बहुत दिमागी होते हैं, भारत का जुगाड़ बहुत तगड़ा है, वो किसी दिन देखना ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर ही देंगे। ये जो एक ब्रेन को दूसरे ब्रेन में लगा देंगे, और सब ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट होता है, किडनी होते हैं, सब होता है। केवल ब्रेन ही ऐसा है जो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, और रिसर्च बहुत तेज चल रही है ट्रांसप्लांट करने की। ब्रेन को मान लो किसी भारतीय डॉक्टर ने अमेरिका में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इसको नोबेल पुरस्कार देना चाहता है, लेकिन भारतीय जिसने ट्रांसप्लांट किया वो नोबेल पुरस्कार नहीं ले सकता है। समझ में आ रहा है। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 18। भाई नोबेल पुरस्कार भी तो उपाधि है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो एक लिफाफा बनाएगा, उस पर लिखेगा, उस पर राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन लिखेगा कि हमको नोबेल पुरस्कार अमेरिका वाले देना चाहते हैं, आप बताइए कि ले कि ना ले। राष्ट्रपति कहेगा हाँ जी ले लो, तो फिर ये क्या करेंगे, पुरस्कार ले लेंगे। और अगर राष्ट्रपति ने कह दिया ना, तो क्या ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। समझ में आया। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, एग्जाम में पूछा गया। अगर तुमको विदेशी उपाधि मिल रही तो किसकी तुमको अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। कोई दिक्कत। उपाधियों का अंत, उपाधि मिलती है, वो उपाधि नहीं सम्मान है।
परमवीर चक्र, पद्म भूषण, पद्मश्री, PhD, अरे बहुत सारे होते हैं, नोबेल पुरस्कार, अपने वहां बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। वो सब क्या है? वो सब उपाधि नहीं, क्या है? सम्मान है। उनको उपाधि नहीं कह सकते, उनको क्या कहोगे? सम्मान। ये सम्मान का पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1954। कोई दिक्कत? सम्मान का पुरस्कार कब से? 1954 से, याद रहेगा। अगर उपाधि का उपाधि आ जाए, उपाधि कब से स्टार्ट हुई, तब भी तुमको क्या टिक करना? 1954। अगर वहां पे उपाधि की जगह सम्मान का पुरस्कार लिखा हो 1954, समझ में आया? जब देश आजाद हुआ था तो कोई पुरस्कार ही रद्द कर दिया है, कोई पुरस्कार नहीं, कोई पुरस्कार ही नहीं मिलेगा, समझ में आया? लेकिन 1954 में देखा गया कि यार पूरी दुनिया पुरस्कार सम्मान देती है, जो अच्छा काम करता है उसको सम्मान से नवाजा जाता है। तो भारत ने भी 1954 को इतने साल के बाद क्या है? सम्मान पुरस्कार। सम्मान पुरस्कार को ये ना समझ लेना कि क्या है, उपाधि पुरस्कार है। उपाधियों का अंत हो चुका है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई किसी पे राजा नहीं, कोई किसी पे शासन नहीं करता, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अरे मोदी जी अभी निरंकुश हो जाए, मोदी जी पगला जाए, अलग अलग डिसीजन गलत देने लगे, तो ये जनता क्या करेगी? उनको 5 साल के बाद वोट देगी? नहीं देगी। अगर 145 करोड़ जनसंख्या सिर्फ हाथ उठा दे कि हमको ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, तो अभी 10 सेकंड में, 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री उलट जाएगा, फिर आलू वाले भैया बैठ जाएंगे, राहुल भैया। समझ में आया? आर्टिकल नंबर 19 लिखो। आर्टिकल नंबर 19 बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 19 बहुत जरूरी है भाई। ये 6 अधिकार देता है, ये 6 अधिकार जो मूल अधिकार है, ये अधिकार अगर सच में इंसान को ना मिले तो उसको उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। देखना इस आर्टिकल में क्या लिखा होगा। आर्टिकल नंबर 19, खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। आर्टिकल नंबर 19 हिंदी में इसको कहते हैं अनुच्छेद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अनुच्छेद नंबर 19, ट्रिक बताने जा रहे हैं, याद रखना। ट्रिक है साहू। साहू शोरूम किसको किसको पता है? फ्रिज, कूलर, टीवी का एक शोरूम है, साहू शोरूम है, नहीं है? IM पे नहीं देखा? उसका नाम है साहू। लेकिन हमको ये वाला साहू नहीं, हमको तो ये वाला साहू चाहिए। साहू MRP। साहू जाओगे तो MRP पूछोगे, नहीं पूछोगे? फ्रिज का MRP कितना है, AC का MRP कितना है? ये साहू क्या है? शोरूम है, IM पे खुला हुआ है, लखनऊ के IM। अरे साहू नहीं जानते? इतना बड़ा शोरूम है, उसकी कई सारी ब्रांच है, कपूरथला वगैरह सब जगह पे। समझ में आ रहा है? ये साहू क्या है? शोरूम है, वहां पे तुम क्या लेने जा रहे हो? अरे मान लो कूलर, अरे AC लेने जा रहे हो, AC, तो AC का MRP रेट पूछोगे, नहीं पूछोगे? समझ में आ रहा है? देखो कितने अधिकार इसमें पड़ गए। ये हमको कितने अधिकार देता है? 6 अधिकार देता है, 6 अधिकार देता है। कितने नंबर लिखे? 1 2 3 4 5 6 लिखे, नहीं लिखे? इसी से काम चल जाएगा। कैमरे में देखो, साहू MRP आ रहा साहब, देखना। S से स्पीच, A से असेंबली, A से असेंबली, U से यूनियन, M से माइग्रेशन। ये हमने ट्रिक बनाई है, तुमको कहीं मिलेगी नहीं। R से रेसिडेंस, क्योंकि पता नहीं हर जगह पे साहू शोरूम है कि नहीं है, हमारे वहां है तो हमने ट्रिक बनाई है। समझ में आ रहा है? S से क्या होगा? रेसिडेंस, P से होगा प्राइस। आर्टिकल नंबर 19 एक ही ट्रिक में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा एक एक शब्द को। अगर शब्द को नहीं समझा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया छोटे एग्जाम में समझ जाओगे, स्पीच का इसमें है असेंबली, यूनियन, माइग्रेशन, रेसिडेंस, प्राइस। प्राइस यहाँ पे जो है व्यापार है। व्यापार करोगे तो तुमको पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे व्यापार है, व्यापार, व्यापार का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार, व्यापार का अधिकार। देखना उधर भी ध्यान ना दो, अभी इधर देखो। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 में पहला शब्द क्या है? स्पीच। स्पीच है, स्पीच को क्या कहते हैं? बोलना, बोलने
और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब समझते हो, इशारा करना। हमको बोलने का अधिकार है। हम देखो बोल रहे हैं, हमको कोई रोक सकता है? अरे भाई हम वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई रोकने आता है हमको? कोई राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कोई आता है कि तुम ना बोलो? बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि एकता और अखंडता पे आँच आए। अब हमको यहाँ पे बोलना है, लेकिन अमेरिका को अगर हम गाली देने लगे, यूट्यूब पे वीडियो बनवा रहे हैं और अमेरिका को गाली दें, ये अभी वायरल हो जाए वीडियो, तो अमेरिका तक बात पहुंच जाएगी। अमेरिका किसको फोन मिलाएगा? प्रधानमंत्री को। कहेगा वो लौंडा एक तुम्हारे वहां पढ़ाता है। एक मास्टर पढ़ाता हो, किसको गाली देता है? अमेरिका को गाली देता। बताओ, तो देश के एकता और अखंडता, दोस्ती पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मोदी जी क्या कहेंगे? भैया क्लास क्या कर दो, बंद कर दो। बोलने का अधिकार है, लेकिन लिमिट में बोलो। ऐसा बोलो कि एकता और अखंडता पे आंच ना आए। बोलने का अधिकार किस आर्टिकल में? बताओ। आर्टिकल 19। तुम कहीं भी जाओ, भाग 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 खूब बोलो, कोई तुमको रोकेगा नहीं, लेकिन ऐसा बोलो जिससे कानूनी व्यवस्था न गड़बड़ाए। अरे किसी को तुम गाली देने लगोगे, वो तुमको मारेगा, तुम उसको मारोगे, बताओ फिर पुलिस ले जाएगी नहीं ले जाएगी? बोलो खूब, लेकिन भैया क्या बोलना है तुमको? जो लिमिट में बोलना है, जो मतलब एक दैहिक स्वतंत्रता है उसके लिमिट में, दैहिक स्वतंत्रता की लिमिट में। अब हम बोल रहे हैं, हम किसी का भाई नाम तो नहीं ले रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, चाहे जितना बोले, 1 घंटा बोले, 2 घंटा, जब तक हमारे अंदर जान है तब तक बोले। कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो बताओ, बोलने की और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब समझते हो, इशारा। कोई इशारे में बात करता है। अरे हमको नहीं बोलना तो तुमसे इशारे में कह दिए, ऐसे इशारा। इशारे की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल नंबर 19 में। बोलने की स्वतंत्रता किसमें? 19 में। समझ में आया? यही जो अभिव्यक्ति है, इशारा, इसी इशारे में कौन सी आती? फिल्में आती। इसी इशारे में फिल्म भी आती। फिल्म समझते हो, जो देखते हो, सलमान खान, शाहरुख खान, सब फिल्म ही बनाते हैं। वो फिल्म की स्वतंत्रता कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 19 में। अरे वो भी बोलते हैं, और वो क्या इशारा नहीं करते उसमें? वो भी तो अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 19 में। दूसरा देखो, असेंबली। असेंबली को क्या कहेंगे हिंदी में? असेंबली एकत्रित होना। असेंबली को क्या कहते हैं? संघ बनाना। असेंबली संघ नहीं होगा, अरे सम्मेलन करना। एकत्रित होना और सम्मेलन करना। असेंबल होना, एकत्रित होना। एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की स्वतंत्रता, असेंबली बनाने की स्वतंत्रता। नहीं आ रहा? इधर देखो, इधर लिखा रहा है, ये देखो, ये इधर लिखे दे रहे। बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 18 का कौन सा? आर्टिकल नंबर 19 का कौन? पहला वाला ए। पहला वाला कौन सा? ए। देखो ये पढ़ा हुआ है पहले में ही, स्पीच। ये देखो, इसको एक कह दो या ए कह दो। ए। समझ में आया? बोलने और इशारा करने की। अब तुमको इशारा, यार इशारे की स्वतंत्रता है, लेकिन इशारा कोई गड़बड़ इशारा कर दोगे तो मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ। अरे तुमको अपनी लिमिट में रह के बोलना है, लिमिट में रह के, जो कानूनी व्यवस्था को ना गड़बड़ाए और देश के एकता अखंडता को आंच ना आए। अरे देश ने तुमको, संविधान ने एक स्टिक दी है, एक छड़ी दी है। छड़ी को कहा है तुम घुमाओ, अपनी सेफ्टी के लिए उसको घुमाओ, खूब तेज घुमाओ, लेकिन इतनी तेज ना घुमाओ कि दूसरे के आंख पे जाके लड़े धड़ाम से और आंखें उसकी फूट जाए। समझ में आ रहा है? तुमको स्टिक दी है किसने? देश ने, संविधान ने, सरकार ने स्टिक दी है। अरे भैया स्टिक समझते हो? छड़ी दी है तुमको घुमाने के लिए, रॉक एंड रोल करने के लिए, लेकिन उसको तुम इतना ना घुमाओ कि किसी तीसरे की खोपड़ी फोड़ दो। समझ में आ रहा है? वही है, वही ट्रिक इसमें है। असेंबली मतलब समझते हो? एकत्रित होना। असेंबल होना। अरे भैया असेंबली नहीं होती थी स्कूल में, कितने लोगों के स्कूल में असेंबली नहीं होती थी?
असेंबली होती थी। सुबह सुबह जो एक साथ लोग प्रेयर करते थे, जिस जगह पे प्रेयर करते एकत्रित होते उसको क्या बोलते थे? असेंबली हॉल। अरे जो हॉल होता था तो उसको असेंबली हॉल, अगर ग्राउंड में ले जाते थे तो असेंबली ग्राउंड। समझ में आ रहा है? असेंबली सबके स्कूल में होती होगी, इंग्लिश मीडियम वाले खास करके समझते हैं। हम भी असेंबली हॉल हमारे वहाँ था, जिस कॉलेज में पढ़ते थे असेंबली हॉल था, उसमें सब लोग खूब भर जाते थे। फिर आगे वाले को सब देख पाते थे, पीछे वाले क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के जूता मारते थे पीछे हरकत करते हैं। समझ में आ रहा? वो होती असेंबली, एकत्रित होना, एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तुम एकत्रित हो सकते हो, एकत्रित होने की तुमको स्वतंत्रता है, असेंबली बना सकते हो। असेंबली मतलब समझते हो कई लोग आपस में, मतलब 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 लोग खड़े हो जाओ, तुमको गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि क्यों खड़े हो। लेकिन अगर धारा लगी 144, धारा लगी 144 और 4 लोगों से ज्यादा अगर हो गए तो फिर 4 से ज्यादा वेट पड़ेंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर धारा लगी है, कानूनी धारा कोई लगी है, मान लो वहां मर्डर हो गया, वहां पे हो गया मर्डर, और तुम कह रहे हो नहीं हम लोगों को यहाँ जमावड़ा लगाना है, सब लोगों को खड़े होना है, तो बताओ पीट पाट के भगा देंगे? नहीं भगा देंगे। समझ में आ रहा है? असेंबली की एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। फिर एक बार कह रहे एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, लेकिन एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए साथ में। चाकू, भाला, बाका, पिस्टल, मौजर ये सब नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है, कल पढ़ाएंगे यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ में कौन कौन आता है? संघ में आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, राजनीतिक संघ बनाओ, व्यापारिक संगठन बनाओ, खूब बनाओ सरकार को, कोई दिक्कत नहीं, खूब जलवे करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम यही संगठन में तुम देश के खिलाफ कुछ करते हो, अरे किसी अमेरिका को गाली देते हो, कुछ एकता और अखंडता पे अगर आंच आएगी तो ये तुम्हारा जो संगठन है, जो संघ है, इसको 2 मिनट सरकार को लगता है उखाड़ के फेंकने में। समझ में आ रहा है? ये आरएसएस जैसा मजबूत नहीं बना पाओगे। इंदिरा गांधी एड़ी चोटी से जोड़ लगा दी, लेकिन आरएसएस को उखाड़ के फेंक नहीं पाई थी। समझ में आ रहा है? वो भी तो आरएसएस भी तो क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। समझ में आ रहा है? ये भी तो एक संघ है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 19 में। हिंदू युवा वाहिनी है, राजनीतिक संगठन है, किसका? योगी जी का। तो उसको कहां से अधिकार मिला है? आर्टिकल नंबर 19 से अधिकार मिला है। खूब बनाओ हिंदू युवा वाहिनी। अरे बहुत वाहिनी अब बन गई है, तुमको समझ में नहीं आएगा कौन लोकल है और कौन असली वाली। हिंदू युवा वाहिनी, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, अरे बहुत सारी वाहिनी, और सब स्वतंत्रता है किसको? आर्टिकल नंबर 19 से खूब संगठन बनाओ। लेकिन ये नहीं कि संगठन बनाए और पिस्टल इधर पिस्टल लगा के आए, पिस्टल पकड़ ली गई तो संगठन उखाड़ के फेंक देंगे और तमाचा मार उड़िया देंगे तुमको पुलिस वाले, पीट पाट के सब संगठन एक किनारे कर देंगे। समझ में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 19 पूरा कल पढ़ेंगे। यूनियन, इसका माइग्रेशन होता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। रेजिडेंस का मतलब होता है रहना, कहीं भी रहने की, बसने की स्वतंत्रता। पी पर होता है प्राइस मतलब व्यापार की स्वतंत्रता। समझ में? कल डिटेल में पढ़ाएंगे। आज का धारावाहिक यहीं तक।